नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से रिलेटेड ये मेरा थर्ड वीडियो। एक्चुअल में वीडियो तो फोर्थ है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक टैग दिया है हैश 3 करके, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को बताने वाला है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं मनुष्य के शरीर में, उसकी विधि बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर बनता है, इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है कुछ जैसे सोमेटोस्टेनिन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट अकाउंट में दूंगा, तो मैं इसको दो पार्ट में पहले बांट देता हूँ। एक होता है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, और दूसरा मैं बांट देता हूँ इसको, दूसरा भाग प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH। ठीक है, दो हार्मोन्स का वर्णन इसमें। एक होता है सोमेटोस्टेनिन, दूसरा होता है सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स का वर्णन इसमें होगा। इधर इंसुलिन के उत्पादन में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से संबंधित जो भी वीडियो चाहिए रहेगा आप टाइप कर सकते हैं, आपको जरूर मिलेगा मेरे चैनल में। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की बात पहले करते हैं हम लोग। जैसा सभी जानते हैं कि इंसुलिन एक प्रोटीन युक्त हार्मोन है, जिसकी कमी से मनुष्यों में मधुमेह या डायबिटीज़ रोग होता है। अगर इंसुलिन का उत्पादन सही समय पर नहीं हुआ या कम हुआ तो उसका एक हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है, फलस्वरूप डायबिटीज़ डिजीज़ हो जाती है। मतलब इंसुलिन का उत्पादन कम हो तो इसकी लो क्वालिटी से, या फिर ये कहें कि पैंक्रियाज का जो बीटा सेल्स है वहाँ से इंसुलिन का उत्पादन अगर कम हो रहा है तो शरीर में शुगर की वैल्यू बढ़ते जाती है। शुगर की वैल्यू बढ़ते जाती है, ब्लड बढ़ जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, और अंत में हम ये कह सकते हैं कि वो डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं, मधुमेह के शिकार हो सकते हैं। तो मधुमेह के रोगी में इंसुलिन की कमी होती है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन अलग से दिया जाता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन वैसे तो एक प्रोटीन युक्त हार्मोन होता है, जिसमें 51 एमिनो एसिड दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए और बी में व्यवस्थित होती है। मतलब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ प्रोटीन कंटेन्स हार्मोन जिसमें 51 प्रकार के एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि दो श्रृंखला में व्यवस्थित होता है, एक ए और दूसरा बी। दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में आपको दिखाई देगा, ए और बी के रूप में। ठीक है, प्रथम जो श्रृंखला होगी ए, उसमें 21 अमीनो अम्ल, इसमें 21 एमिनो एसिड देखने को मिलेगा। और जो बी श्रृंखला जो होगी इसमें लगभग 30 टाइप्स के एमिनो अम्ल देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल 51 प्रकार का। दोनों श्रृंखलाएं आपस में SS डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब दोनों किसके द्वारा जुड़े होते हैं? यहाँ पर एक ब्रिज होता है, इसको मैं SS डाइसल्फाइड ब्रिज लिख देता हूँ। SS डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा ये आपस में जुड़ा रहता है, दोनों ए और बी श्रृंखला। ठीक है, साइंटिस्ट आता है इसमें बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में कुत्तों के अग्नाशय से। साइंटिस्ट का नाम बेंटिंग एंड बेस्ट ने 1921 में डॉग के पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन्स को अलग किया था, और उसका उपयोग मनुष्य में होने वाले मधुमेह के उपचार में किया था। ठीक है, आइसोलेट इंसुलिन, और इसको इंजेक्ट किया था ह्यूमन बींग्स में जिनको डायबिटीज़ की बीमारी थी। ठीक है, समझ में आया ना? जो डिसीज ग्रस्त थे, जो रोगग्रस्त थे, उनको। आजकल मधुमेह के उपचार में उपयोग किए जाने वाले जितने भी इंसुलिन हैं, सभी जो काटे गए मवेशी रहते हैं या कटल्स रहते हैं या सुअर होते हैं, पिग्स जानते होंगे, उसके पैंक्रियाज से प्राप्त की जाती है। काटे गए मवेशी और जो कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, और जो पिग्स होते हैं, उससे प्राप्त की गई है। या मतलब अभी जो फॉर्मेशन किया जाता है वो कैटल एंड पिग्स के पैंक्रियाज से इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार प्राप्त किए गए इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार में करने से
कभी कभी अवांछित एवं हानिकारक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब चूंकि ये एनिमल बॉडी से बना हुआ इंसुलिन है, इसलिए ये इंसुलिन कभी कभी हार्मफुल हो जाता है, समटाइम्स हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, हार्मफुल हानिकारक हो सकते हैं या अवांछनीय प्रकार की एक्टिविटीज़ दर्शा सकते हैं शरीर में। जानवरों से निर्मित इंसुलिन एवं मानव इंसुलिन में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि जो पिग्स में इंसुलिन बना हुआ है वो थोड़ा सा अलग होगा, अलग नेचर, अलग क्वालिटी का होगा, अलग प्रॉपर्टी रखेगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन उत्पादन होता है उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग रहती है, जिसके कारण कुछ विपरीत प्रभाव, जैसे हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें एलर्जी वगैरह आपको देखने को मिल सकती है, एलर्जी वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। समझ में आ गया। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण सबसे पहले अमेरिकन की एक कंपनी इली लिली ऐसे बोलते हैं ने 5 जुलाई 1983 को ई कोलाई नामक जीवाणु की सहायता से रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक के द्वारा आनुवंशिक रूप से इंसुलिन का उत्पादन किया था, और उस इंसुलिन का नाम आता है ह्यूमिलिन। ठीक है ना, किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक आप उपक्रम पढ़ रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया के द्वारा सबसे पहले इंसुलिन उत्पादन करने का श्रेय जाता है एक यूएस की कंपनी जिसका नाम है इली लिली। ठीक है, ने 5 जुलाई 1983 को ई कोलाई नामक, जिसको इशरिचिया कोलाई कहते हैं, जो आपके हाथ में पाया जाता है। ठीक है, ई कोलाई नामक जीवाणु से रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त किया। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक के द्वारा प्राप्त किया था, इंसुलिन का उत्पादन किया था। ठीक है ना, और इस टेक्निक के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया था। ये इंसुलिन जो पहले बार बना था, इसका नाम दिया गया था ह्यूमिलिन। मैंने सबसे पहले इंसुलिन जो बना उसका नाम था ह्यूम्यूलिन नाम दिया गया था। इसको क्या नाम दिया था? ह्यूम्यूलिन नाम दिया गया था। पेपर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। आनुवांशिक रूप से निर्मित प्रथम इंसुलिन है जिसका उपयोग डायबिटीज़ के उपचार में किया जाता है। ठीक है, मानव के इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ए और बी, जैसा कि शुरू में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मानव इंसुलिन में, ह्यूमन इंसुलिन में क्या होता है? ह्यूमन इंसुलिन में भी जैसे शुरू में चर्चा किए थे, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होगी, ए और बी। इन श्रृंखलाओं में उपस्थित सभी अमीनो अम्लों के क्रम अभी पता चल चुका है, ज्ञात हो चुका है। इसकी सहायता से आप इंसुलिन जीन की संरचना ज्ञात करके उनका कृत्रिम रूप से रासायनिक संश्लेषण कर सकते हैं। मतलब जब आपको श्रृंखला में सारे एमिनो एसिड पता चल जाए, एमिनो एसिड ऑर्डर अगर पता चल जाए, क्रम पता चल जाए, तो आप आसानी से इसको केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं। केमिकली सिंथेसाइज आप आसानी से कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। आप बना लिया गया है आज। इन डीएनए खंडों को फॉरेन डीएनए कहते हैं। मतलब जो केमिकली सिंथेसाइज करते हैं इसको फॉरेन डीएनए कहेंगे। क्या डीएनए कहते हैं? फॉरेन डीएनए कहते हैं। इंसुलिन जो होता है जीन युक्त इन फॉरेन डीएनए खंडों को ई कोलाई के गैलेक्टोसाइडिस जीन के साथ में मिलाने के पश्चात इसके प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया आती है। तो मैं थोड़ा सा प्रक्रिया में जा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है, प्लाज्मिड आइसोलेट करना है और ह्यूमन डीएनए, ठीक है ना, क्या करना है, प्लाज्मिड आइसोलेट प्लाज्मिड डीएनए एंड ह्यूमन डीएनए। हमको प्लाज्मिड का डीएनए आइसोलेट करना है और ह्यूमन डीएनए आइसोलेट करना है। फर्स्ट प्रोसीजर इसका यही आता है, आइसोलेट प्लाज्मिड जानते हैं आप लोग, वेक्टर या वाहक की भांति काम करता है। एक वीडियो मैंने दिया था, डीएनए एंड ह्यूमन डीएनए को हम अलग करते हैं सबसे पहले प्रक्रिया में। समझ में आ गया? उसके बाद में क्या करते हैं, दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, कट बोथ डीएनए सैंपल। मतलब दोनों डीएनए का सैंपल जो हमने लिया है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर की सहायता, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट कर लेते हैं, काट लिया जाता है उसको। समझ में आ गया? तीसरे नंबर में क्या करते हैं, उसको मिक्स द डीएनए हम उसको मिला देते हैं। दे ज्वाइन बाय बेस पेयरिंग, मतलब वो आपस में बेस पेयर या क्षारकों के माध्यम से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्षारकों के माध्यम से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एंड देन
the products are recombinant plasmid and many non-recombinant plasmids. जो उत्पाद बनता है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के रूप में रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। बाद में इस जो मिक्स हुआ है डीएनए, इसको हम प्रविष्ट कराते हैं बैक्टीरिया सेल की बॉडी में। इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल that have म्यूटेशन, जो कि म्यूटेंट हो चुकी रहती है, परिवर्तित हो चुकी रहती है इन देयर 1 लाख। ओपेरान मॉडल का लैग जेड लिखा है मैंने। ओपेरान मॉडल में मैंने बताया था, और स्ट्रक्चरल जीन का एक रूप है सिस्टोन जेड, लैग जीन के माध्यम से ट्रांसक्राइब करेगा और आखिर में इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, मैं एकदम शॉर्ट में इसको बताना चाहूँगा। एक होता है बैक्टीरियल सेल, यहाँ पर ऐसा कॉइलेट डीएनए पाई जाती है, और इसमें जो मिलेगा आपको एक हेलिक्स, एक संरचना आपको ऐसा दिखाई दे रही है। तो ये हो गया बैक्टीरियल सेल। ठीक है, समझ में आ गया। हम यहाँ से क्या करते हैं, डीएनए के एक हेलिक्स को, बैक्टीरियल प्लाज्मिड हम प्राप्त करेंगे। बैक्टीरियल प्लाज्मिड हम यहाँ से अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ठीक है, आइसोलेट कर दिए हमने इस प्रकार का ऐसे। ठीक है, ये गोल घेरा में बना हुआ था तो हमने आइसोलेट कर लिया उसको। समझ में आ गया। जो क्या रहता है, लैक-जेड जीन या लैक्टोज ब्रेक डाउन करने वाले जो जीन है, लैक्टोज शर्करा के उपापचय करने वाले जो जीन है, यहाँ पर लैक्टोज उपापचय से संबंधित यहाँ पर जो जीन है, लैक्टोज ब्रेक डाउन जीन, कौन सा जीन, जेड, सिस्टोन जेड है, उसको क्या करते हैं, आइसोलेट किए हमने, पहले पृथक कर दिए। अब हमको क्या करना है, एक ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित डीएनए को हम पृथक्कृत करेंगे। ये हो गया ह्यूमन सेल। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, इंसुलिन जीन उत्पन्न करने वाले कोशिका को निकालेंगे। इंसुलिन जीन उत्पन्न करने वाली कोशिका को निकालेंगे, मतलब उस डीएनए के हिस्से को निकालेंगे, उस खंड को निकालेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, जिसमें आपको एक्टिविटी करानी है। ठीक है ना, तो ये हमने वो खंड निकाला जो लैक्टोज ब्रेकडाउन जीन है। यहाँ पर ये जो आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा उसी को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्टिकी एंड रहता है, स्टिकी एंड रहता है इधर का, और इधर का भी स्टिकी एंड इधर रहता है। दोनों को आपस में हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं कल्चर्ड मीडियम में। जब हम मिलाते हैं तो क्या देखते हैं, ये ऐसा एक गोल घेरा हमने बनाया है। ये क्या था, प्लाज्मिड था। कौन सा प्लाज्मिड है, जिसमें लैक्टोज ब्रेकडाउन करने वाले जीन है और इंसुलिन उत्पादन करने वाले जीन को, मनुष्य का जो जीन है उसको हमने मिला दिया ऐसा। ठीक है ना, तो ये जो बना है ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाया। क्या कहलाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड कहलाएगा, प्लाज्मिड कहलाएगा। समझ में आ गया। अब इसको फिर से हम बैक्टीरियल सेल के अंदर डालते हैं। किसमें, बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पर इंसुलिन का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया, जहाँ पर इंसुलिन का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। समझ गए होंगे आप। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया मैंने बताया। एक वीडियो और मैंने अपलोड कर चुका है इंसुलिन फॉर्मेशन से संबंधित, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो आपसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन ऑफ HGH के बारे में। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, और यहाँ पर देखेंगे हम। ये तो था इंसुलिन का उत्पादन। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो सोमैटोस्टेनिन है और सोमैटोट्रोपिन है, उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो मानव शरीर की सही वृद्धि के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है। सबको पता ना, हाइट कम है तो फलाना खाओ, ढिकाना पियो। अभी बहुत सारे हाइट बढ़ाने वाले दवाई मार्केट में प्रचलन में, आप जानते हैं। तो उसमें क्या रहता है, एक्चुअल में सोमैटोस्टेनिन और सोमैटोट्रोपिन रहता है, जो जेनेटिकली कभी कभी काम कर देता है, लेकिन कभी कभी काम नहीं करता, हार्मफुल भी हो सकता है। उसकी कमी से मानव वृद्धि पर असर पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। ये कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। इनको आइसोलेट करना बहुत कठिन कार्य है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आनुवांशिक यांत्रिकी के उपयोग से
खटमल या बक्स में इसे सरलता से बनाया जाता है। मतलब बक्स जानते हैं, खटमल से बनाया जाता है। देखिए भाई, अब हम नहीं जानते किससे बनता है ये, कौन कौन हाइट बढ़ाने वाले कैप्सूल का उपयोग करते हैं, दवाई उपयोग करते हैं, आप लोग जानिए। ये खटमल से बनता है। आनुवंशिक यांत्रिकी के द्वारा रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक का उपयोग करके मानव वृद्धि हार्मोन का आनुवंशिक रूप से उत्पादन कर लिया गया है। HGH इसे प्राप्त किया गया है। ठीक है, 2 प्रकार का मैंने बताया था, सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन जो होता है ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है, इससे स्रावित हार्मोन है। यह हार्मोन अन्य हार्मोन्स के वृद्धि हार्मोन्स के सिक्रेशन को नियंत्रित करता है। मतलब जितने भी प्रकार के ग्रोथ हार्मोन है उसको कंट्रोल करके रखता है। सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है ये वास्तविक मतलब ट्रू ग्रोथ हार्मोन होता है, वास्तविक वृद्धि हार्मोन होता है, जिसके प्रभाव से स्केलेटन और कार्टिलेज की सामान्य वृद्धि होती है। मतलब ये किसको वृद्धि करता है? कार्टिलेज मतलब होता है उपास्थि और होता है बोन्स, दोनों की सामान्य वृद्धि करता है। समझ में? सोमैटोट्रोपिन के उपयोग से हाइपोपिट्यूटरी उपास्थियों का बौनापन दूर किया जा सकता है। कमी से मानव का कद नहीं बढ़ता। याद रखना, सोमैटोट्रोपिन पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक के द्वारा प्रथम वृद्धि हार्मोन है। ठीक है ना? सोमैटोट्रोपिन, ये जो सोमैटोट्रोपिन है ये रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक के द्वारा निर्मित प्रथम वृद्धि हार्मोन है। याद रखेंगे सोमैटोट्रोपिन। समझ में आया? जितने भी प्रकार के बायोकेमिस्ट है उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब आधुनिक रासायनिक तकनीक में कैसे बनाया गया, डीएनए श्रृंखला के लिए कृत्रिम संश्लेषण के द्वारा बनाया जा रहा है। आज डीएनए के द्वारा निर्मित प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों का क्रम डीएनए के क्षारकों के क्रम के अनुरूप ही होता है। कहने का मतलब डीएनए के द्वारा जो प्रोटीन्स निर्मित होता है वो डीएनए के क्षारक के क्रम के रूप में ही होता है। वास्तव में जो हार्मोन्स होते हैं छोटे क्रम वाली अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन होती है। मतलब ये जो हार्मोन है सोमैटोस्टेनिन और सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है ये छोटे क्रम वाले अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन होते हैं। सोमैटोस्टेनिन में केवल 14 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है ना? आनुवंशिक यांत्रिकी का उपयोग करके ईस्ट और दूसरे जीवाणु स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, ईस्ट और स्यूडोमोनास एरुजिनोसा कोशिकाओं में सोमैटोस्टेनिन उत्पन्न करने वाले जीन्स की सहायता से आप आर्टिफिशियली रूप से हार्मोन का निर्माण कर सकते हैं। यह किया गया है। मानव के सोमैटोस्टेनिन जीन्स को अलग करके उन्हें वाहक प्लाज्मिड से जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए तैयार कर लिया जाता है। देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। क्या बताया जा रहा है इसमें? मानव के सोमैटोस्टेनिन जीन को अलग कर लिया जाता है। किसके? मानव को सोमैटोस्टेनिन जीन को पहले अलग कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैं ऐसा कहता हूँ, ठीक है, मानव के सोमैटोस्टेनिन जीन को SG मैं लिखता हूँ ह्यूमन का सोमैटोस्टेनिन जीन को मैंने पृथक कर लिया। ठीक है, जिसमें कई प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम है। ठीक है, हमको ज़रूरत पड़ती है एक प्लाज्मिड की, एक वाहक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इस प्लाज्मिड या वाहक में उसके कुछ हिस्से के जीन में इतनी पावर होती है, यही HGH का फॉर्मेशन करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, जो cDNA कहलाता है। ठीक है, ये प्लाज्मिड की भांति काम करता है, तो आपने ह्यूमन की बॉडी से सोमैटोस्टेनिन जीन को अलग किया, उनको प्लाज्मा के साथ में पहले जोड़ दिया। मान लो एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, ये इस प्रकार का कंटेंट बनता है। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का खंड, जो कि बनता है। T4 जो प्लाज्मी बैक्टीरियोफेजेस जो होता है, ठीक है, इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन का इंसुलिन उत्पादक जीन है वो प्लाज्मिड के साथ में जुड़कर एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन बनाता है। उसके बाद में ये जब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, कहने का मतलब इस जीन में मैं बता रहा हूँ कैसे दिखाई देगा। ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा किया था, ये इस प्रकार का। ठीक है, ये तो इसके पास पहले से उपस्थित रहता है। ठीक है ना, अब इसमें क्या जुड़ जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर जुड़ जाता है। ये तो इसके पास पहले से ही है, देखिए ये पहले से है। ठीक है ना, अब इसमें जुड़ गया। अब ये जुड़ गया, इसको फिर से ई कोलाई के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसमें? ई कोलाई के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ई कोलाई में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कोएलेटेड डीएनए, और ये इस प्रकार से हम इसे ट्रांसप्लांट कर दिए ई कोलाई के अंदर। तो यहाँ पर HGH का फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली इसको हम स्मॉल HGH लिखते हैं, याद रखेंगे।
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सोमेटोस्टेनिन का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? डीएनए के साथ में जुड़ गया। सोमेटोस्टेनिन उत्पादक जिनखंड को ई कोलाई के लैक ओपेरानिया और दूसरे संरचनात्मक जीन में प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रमोटर आपरेटन के द्वारा संरचनात्मक जीन से अनुलेखन, या जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसके द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। मतलब सेम प्रक्रिया जो वहाँ पर आपने पढ़ा था। कहाँ पर पढ़े थे आपने कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसमें, तो वहाँ पर सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। समझ गए होंगे आप। इस वीडियो में मैंने इंसुलिन का उत्पादन बताया है ई कोलाई के माध्यम से। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बताया है। बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।